हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी के अगले चैप्टर पे जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इसकी हेडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हम जानने वाले हैं कि जो हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन ऑफ द अर्थ है उस पर हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट किस तरीके का है और जो इंटरेक्शंस एक्टिविटी होती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो इन रीजन्स में किस तरीके से प्लेस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बार फिर से ये क्लैरिफाई कर देती हूँ कि यहाँ पर जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनकी जोन क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं दैट इट इज़ अवर 0 डिग्री इक्वेटर। इसके बाद 23.5 डिग्री तक हमारा ट्रॉपिकल रीजन आता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ साइड पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ सदर्न साइड पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। सो 23.5 डिग्री इन दोनों का जो कंबाइंड जोन है ये विच इज़ अंडरलाइन थ्रू द रेड लाइट और कलर, इसको आप कहेंगे आपका ट्रॉपिकल जोन। जिसके अलावा ऊपर यहाँ पर कुछ समथिंग 33 और 35 डिग्री से तक का जो रीजन होता है वो आपका सब ट्रॉपिक्स में काउंट किया जाता है। दैट मीन्स कि टेम्परेट जोन का ही इनिशियल स्टेज यहाँ पे, जैसे हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल जोन के बाद हम बात करते हैं टेम्परेट रीजन की एंड आफ्टर इट फ्रिजिड और पोलर रीजन्स की। तो इसके पहले ही जब टेम्परेट जोन स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग के समथिंग 10 डिग्री के जो लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे, उनको हम सब ट्रॉपिक्स में यहाँ पर काउंट करते हैं। ओके, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अगर हम बात करें हमारी अपनी कंट्री इंडिया की, जो कि यहाँ पे लोकेटेड हमें दिख रहा है। सो इंडिया का जो हाफ पार्ट है वो कहाँ पर है? ट्रॉपिकल जोन में, और जो अपर पार्ट है, जो नदर्न साइड पार्ट है, वो आता है हमारा सब ट्रॉपिकल जोन में, राइट। इसके अलावा जो काफ़ी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हमको देखने को मिले तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका का अप्रॉक्सीमेटली हाफ पार्ट जो है वो आ जाता है पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जोन में। इवन दो अफ्रीका का ऑलमोस्ट कह सकते हैं 80% 80 to 90% जोन जो है वो आता है ट्रॉपिकल रीजन में। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से कंट्रीज़ होती हैं जो कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में हमको दिखाई दे रही हैं। सो इसमें शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ इन द अमेज़न बेसिन्स पर, ठीक है। अमेज़न बेसिन्स जो है वो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। इसके अलावा जो बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने अमेज़न बेसिन से ही शुरुआत क्यों की। इसलिए शुरुआत की बिकॉज अमेज़न बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ओके, सो शुरू कर रहे हैं हम अमेज़न बेसिन के साथ। सबसे पहले ये देखिए डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो हमारा ग्रीन कलर से हाईलाइटेड रीजन है जिसमें आपको छोटी छोटी रिवर्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये है हमारा अमेज़न बेसिन। ओके, होता क्या है कि जो रिवर अमेज़न है वो माउंटेन से निकलकर वेस्ट के टुवर्ड्स बहती है और अटलांटिक ओशन कहाँ है? यहाँ पर। सो अटलांटिक ओशन में आकर के अपने आप को ड्रॉप आउट करती है, आप कह सकते हैं ख़त्म होती है, राइट। सो ये हो गया आपका। सबसे पहले तो इसकी बात की, इसका जो पाथवे है वो कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। अटलांटिक ओशन में आकर के ये सबमर्ज होती है, ख़त्म होती है। इसके बाद ये बात हम लोग 6th की एनसीईआरटी में भी कर चुके हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर के कोई भी रिवर जो है वो दूसरी वाटर बॉडी में फ्लो कर जाती है या मर्ज हो जाती है, उसको हम कहते हैं रिवर माउथ, राइट। सो इसको आप ध्यान रखेंगे दैट रिवर माउथ इज़ अ place where a river flows into the another body of water, right। फिर कुछ लोकेशंस बताई गई हैं हमको, जैसे कि रिवर बेसिन की यहाँ पे हमको दिख भी रहे हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ के नाम। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं उसमें आता है ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला का कुछ पार्ट। सो जो अमेज़न बेसिन है उसके वजह से इन सारी कंट्रीज़ को थोड़ा थोड़ा जो इन सारी कंट्रीज़ को जो है ड्रेन पानी की जो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसी के थ्रू यहाँ पर पूरी होती हैं। ओके, सो अमेज़न बेसिन से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हमारे लिए ध्यान रखने वाली हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद
हम बात करते हैं एक और डेफिनेशन की, जो कि होता है ट्राइब्यूटरीज। 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी वैसे हम इन डेफिनेशंस को देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाने के लिए मैं इसे यहाँ पे बता रही हूँ। द ट्राइब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स दैट जॉइंस द मेन रिवर, एंड द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्राइब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया। बेसिकली क्या है कि जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो आकर के किसी मेन स्ट्रीम रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं, वो कहलाती हैं ट्राइब्यूटरीज। ओके, और ये जो मेन रिवर होती है जब अपने ट्राइब्यूटरीज के साथ किसी एक एरिया में ड्रेन करती है या किसी एक एरिया को वाटर सप्लाई देती है, तो उसके वजह से जो एरिया क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं बेसिन। ओके, सो जैसे कि आपको यहाँ पे इस मैप में भी दिख रहा है कि अमेजोन बेसिन नाम ही इसलिए दिया गया है बिकॉज अमेजोन इज द ओरिजिनल रिवर with its many tributaries river is draining this region। यानी कि अमेजोन जो है वो अपने अलावा अपने अलग अलग ट्राइब्यूटरी रिवर्स के साथ इस पूरे रीजन को वाटर सप्लाई या इस रीजन की वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का काम कर रही है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द अमेजोन बेसिन। अब हम बात करेंगे इस रीजन के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के हैबिटेंट्स के बारे में और उनकी जो आदतें हैं, जो आप कह सकते हैं हैबिट्स हमको देखने को मिलती हैं, उसके बारे में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट की। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा अमेजोन बेसिन कौन सी लोकेशन है ये, इसका जो अगर आप ये देखें कि लैटिट्यूडनल वाइज इसका जो आप एक्सपेंशन देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली अमेजोन बेसिन जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ ऊपर 10 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, राइट। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में कंप्लीट हो जाता है। सो ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल एरिया में आ गया कह सकते हैं। तो होता क्या है कि इक्वेटर वाला जो एरिया है, इक्वेटर रीजन जो हमारी अर्थ का होता है, वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा हॉट होता है और वेट होता है थ्रू आउट द ईयर। हॉट एंड वेट क्लाइमेट होने का रीज़न एक बार फिर से आपको बताती हूँ। हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी जब पढ़ी थी उसमें भी हमने इसको बार बार डिस्कस किया है, और हमको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो हमारी अर्थ है उस पर यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर हमारे ट्रॉपिक्स हैं दोनों। होता क्या है कि ये जो एरिया है ये हीट सरप्लस रीजन में आता है, राइट। और हीट सरप्लस रीजन में आने के कारण जो इक्वेटोरियल रीजन होता है जिसको हम कहते हैं बेसिकली ऑन इक्वेटर, वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके वजह से जो प्रेसिपिटेशन है उसकी कंडीशंस फॉर्म होती हैं, और यहाँ पर डेली मीन्स हर रोज़ यहाँ पर शाम को बारिश होती है। ओके, सो इक्वेटर इज़ द ओनली रीजन ऑफ द अर्थ जहाँ पर के आपको रोज़ शाम को बारिश मिलती है, और उसके बावजूद यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमेशा हॉट और वेट होता है थ्रू आउट द ईयर। ओके, इसके अलावा जो डे एंड नाइट होते हैं यहाँ पे वो ऑलमोस्ट इक्वली हॉट और ह्यूमिड होते हैं, यानी कि ऐसा कोई स्पेसिफिक डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा कि दिन में ज़्यादा गर्मी है या रात में। डे टेम्परेचर्स तो चलिए हाई हो भी जाते हैं। डे टेम्परेचर्स में क्या होगा, हाई टेम्परेचर के कारण ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। नाइट में अगर टेम्परेचर कम हो भी जाए तो भी ह्यूमिडिटी हाई ही रहती है, जिसके कारण वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं उनको काफ़ी, जैसे आप कह सकते हैं स्टिकी स्किन या बहुत ज़्यादा ऐसे ह्यूमिडिटी ऐसे टाइप की जो फीलिंग होती है जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से ये फील करते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ का पूरा क्लाइमेट जो है वो अपने आप में काफ़ी ह्यूमिड है। सो दिस वॉज अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द अमेजोन बेसिन। अब बात करते हैं हम वहाँ के रेन फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, अब मैंने आपसे कहा इक्वेटर रीजन है, इक्वेटर रीजन में बारिश बहुत अच्छी होती है, राइट। सो बहुत अच्छी बारिश होने का प्रॉफिट ये होगा कि वहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे वो काफ़ी थिक होंगे, काफ़ी थिक होने के साथ साथ डेंस होंगे। डेंस होने की वजह से क्या होगा कि जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे, हमारे नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक प्रॉपर्टी हो जाती थी कि उनके जो कैनोपीज़ होते थे, यानी कि जो उनके रूफ्स होते थे, जो किसी भी ट्री की कैनोपी रीजन्स होते थे, जोन होते थे, वो क्या करते थे, इतना एक दूसरे से ज़्यादा स्पेस छोड़े बिना ऐसे जुड़े होते थे, कंपाइल्ड होते थे कि वहाँ पे जो नीचे का लैंड है या आप कह लीजिए सरफेस है, वहाँ पर सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती, राइट। सो वहाँ पर सनलाइट ना पहुँचने के कारण जो ग्राउंड है वो तो आपका डार्क और डैम्प ही रहेगा, क्योंकि उत्तर रीजन में आप फिर सनलाइट मिल ही नहीं रही है। सो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पर ऐसी वेजिटेशन ग्रो करती है जो कि शेड
टॉलरेंट हो, यानी कि जिसको अगर सूरज आप कहते हैं सनलाइट ना भी मिले तब भी वो ग्रो कर सके। ओके, इसके अलावा जो प्लांट पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको ऑर्किड्स, ब्रोमेलिडियास, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बर्ड्स में यहाँ पर हमको टोकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, बहुत सारे खूबसूरत जो हम कहते हैं कि कई ऐसी स्पीशीज़ जो कि अभी भी इंडिया में हमको कभी देखने को नहीं मिली होंगी, वो सारी स्पीशीज़ भी हमको इस रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उसका भी बहुत ही हाई वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें मंकीज़, स्लॉथ, एंट ईटिंग टैपर्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इसके अलावा रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, बहुत सारी हैं। सो कुल मिला के बात यह है कि ये रेन फॉरेस्ट जो है पूरा का पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप में ना सिर्फ वेजिटेशन वाइज एज वेल एज जो आपकी बर्ड स्पीशीज़ हैं या एनिमल स्पीशीज़ हैं उनको भी उनके नज़र से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच इन एनिमल्स एंड बर्ड्स स्पीशीज़ ये पूरा का पूरा रीजन आता है। और आप कह सकते हैं कि मतलब इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट की, यानी कि उस रीजन पे जो पर्टिकुलर वहाँ के लोग होंगे उनका रहने का या उनकी जो कल्टीवेशन की जो फूड हैबिट्स हैं वो कैसी होती हैं। ओके, सो वहाँ पे क्या होता है, इन रीजन्स पे मेनली टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो को कल्टीवेट किया जाता है। ये क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि ये क्या करेंगे, किसी फॉरेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, उस पूरे फॉरेस्ट को ये बर्न करेंगे। ओके, जब ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट जल जाएगा तो इतना जो रीजन है अगर ये पूरा का पूरा जल जाएगा तो बचेगी इसकी ऐश, और यहाँ पर इनको एक लैंड मिल जाएगा जिस पर कि ये कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर प्रोसेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, इस रीजन में यहाँ पर के ये फिर खेती करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, और जब आफ्टर सम टाइम इनको लगेगा कि इस लैंड की जो फर्टिलिटी है या जो सॉइल है उसमें इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं रह गए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर और हो सके, तो ये इस लैंड को छोड़ करके किसी दूसरे एरिया की तरफ बढ़ेंगे और फिर वहाँ के फॉरेस्ट को ये क्या करेंगे, जो स्लैश एंड बर्न प्रोसेस है मैंने अभी आपको बताई वही वापस से ये रिपीट करते हैं। ओके, सो देखा जाए तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अपने आप में नुकसान भी बहुत सारे हैं, बट इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। सो वी कैन नॉट से दैट कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ दैट बैड, बट वी कैन नॉट से दैट कि आप इसी का यूज़ करें एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, सो आप इसको ध्यान रखें कि यहाँ पर जो लोग हैं जनरली वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद इनके जो स्टेपल फूड हैं उसमें मेनियॉक देखा जाता है, जिसको आप कसावा भी कहते हैं, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। जैसे कि पोटैटो जो है वो अंडर द ग्राउंड उसकी ग्रोथ होती है, उसी तरीके से यहाँ पर कैसेवा की भी ग्रोथ होती है। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग्स। ओके, इसके अलावा कैश क्रॉप्स होती हैं यहाँ पे, कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, इस तरीके की, जिसका ये यूज़ करते हैं अपने ट्रेड्स में। साथ ही साथ इनके जो बिल्डिंग प्रोसेस होती है, जैसे कि आप इनके रहने की बातें अगर करें तो इनके जो लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस बनते हैं उनको ये लोग नाम देते हैं मलोका, और इनकी जो रूफ्स होती हैं वो जनरली स्लैंटिंग रखी जाती हैं, स्टीपली स्लैंटिंग रखी जाती हैं, सो दैट जो वाटर वहाँ पे, अब क्योंकि आपको मालूम है रेनफॉल की बातें होती हैं, सो उसको इस तरीके से एडजस्ट करके रखा गया है कि यहाँ पर पानी ठहरे ना और किसी भी तरीके से जो घर है या जो उनके रहने का हिस्सा है वो कभी किसी तरीके से डैमेज ना हो पाए। राइट, सो दिस इज़ हाउ दे लिव। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो चलिए नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं या लोग यहाँ पे हो रही हैं उसके कारण कहीं ना कहीं जो रेन फॉरेस्ट है उसकी बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी भी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। ये देखने को हम लोगों को काफ़ी समय से मिल रहा है कि जो एक लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट है वो अब धीरे धीरे वहाँ से डिसअपेयर हो रहा है एनुअली। ओके, सो ये कैसे हो रहा है इसको यहाँ पर के हमको समझाया गया है। अब देखिए, ये एक रीजन था जिसमें पूरा का पूरा ये फॉरेस्ट था। हुआ क्या, शुरुआत करने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने इस पार्ट को कट कर लिया,
इस पार्ट को कट करने के बाद उन्होंने हाफ पोर्शन में अपना रहने का और हाफ पोर्शन में अपना एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर के लिए इस लैंड का यूटिलाइजेशन किया, राइट। सो जब इन्होंने इस लैंड का यूटिलाइजेशन किया, अब यहाँ पर क्या हो गया कि उन्होंने इस तरीके से इसको सेटअप कर लिया है कि फॉरेस्ट की वापस से उसी तरीके से ग्रोथ हो पाना पॉसिबल ही नहीं रह गया, राइट। सो ये पूरा जो रीजन था जहाँ पे इस वक्त फॉरेस्ट थे, अब वहाँ पे क्या है, उनके रहने के घर है, खेती के जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो है, और एक बहुत ही लिमिटेड रीजन में यहाँ पर फॉरेस्ट बचे। अब जैसे जैसे अब मालूम है कि जैसे जैसे इनकी जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उसकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है या कम होती है, वैसे वैसे ये क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, एक रीजन को डिसअपियर करते जा रहे हैं, ताकि ये अपने बाकी के जो काम है, एग्रीकल्चर है इस और अपने रहने का जो हैबिटेंट्स इनको बनाने, अपने घर बनाने हैं, उसके लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है उसका एक लार्ज पोर्शन एनुअली हमारे इस अमेज़ॉन फॉरेस्ट से डिसअपियर होता जा रहा है, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिन की, जो कि है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे कंट्री का, हमारे पूरे इंडिया का जो भी एग्रीकल्चर है उसका काफ़ी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ जो है वो इस रीजन पर डिपेंड करता है, ओके। सो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लोकेशन भी इसकी, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कुछ रीजन ऑफ एमपी, बाकी यहाँ पे बिहार, झारखंड, इन सारे रीजन्स को ये कैप्चर करता है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे नेपाल में भी है और थोड़ा सा यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी ये जोन्स दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। The tributaries of the rivers Ganga and Brahmaputra together forms the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं मेन रिवर के साथ मिलकर, जब ट्राइब्यूटरीज जो है किसी रीजन को ड्रेन देने, वाटर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने का काम कर रही हैं यहाँ पर, तो उससे बेसिन्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों हैं, तो जो बेसिन क्रिएट होगा उसको नाम दिया गया गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ओके। ये जो बेसिन है इसकी जो लोकेशन है सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, दैट इज 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, राइट। इसके बाद द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर यहाँ पे हमको बताई गई है। गंगा की जो ट्राइब्यूटरी रिवर्स हैं उसमें घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जो है वो सारी आ जाती हैं, और इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा की भी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो भी यहाँ पर बहती हैं। इसके बाद जो प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा माउंट है उसकी जो फीचर्स की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, प्लेन रीजन में आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज भी देखने को मिलते हैं। फिर ये क्या करते हैं, डेल्टा फॉर्म करते हैं। सुंदरबन डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, इसको याद रखेंगे। सो ये क्या करते हैं, डेल्टा फॉर्म करते हैं, ये इसके मेन फीचर्स होते हैं। इसके साथ साथ आपको ऑक्सबो लेक्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस एरिया का जो भी क्लाइमेट है वो बेसिकली कैसा है, मॉनसूनल क्लाइमेट है। द मॉनसून ब्रिंग्स द रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर एंड द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कूलियर। सो बेसिक जो बात यहाँ पे कही गई है वो यही हमको बताया गया कि हमारा जो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है ये अपने आप में बहुत सारी वेराइटीज़ और बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर्स भी कैरी करता है, जिसमें कि माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के साथ साथ फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज भी हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, ऑक्सबो लेक्स भी हमको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा क्योंकि इस रीजन का जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल क्लाइमेट है, और मॉनसूनल क्लाइमेट क्या करता है, मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर यहाँ पर रेन लेकर आता है, रेनफॉल होता है इतने टाइम में। सो इसके कारण जो पूरा का पूरा इस जोन का एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो सारी की सारी मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है, राइट। एंड द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कूल हियर। तो ये बताया गया है कि इसका क्लाइमेटिक जो एनालिसिस है वो हमको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद द माउंटेन्स एरिया जिनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए मैंने आपसे कहा यहाँ पे माउंटेन रीजन्स भी हैं, प्लेन रीजन्स भी हैं। तो माउंटेन्स एरिया में क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी स्टीप स्लोप्स देखने को मिलते हैं। स्लोप्स जो है वहाँ के काफ़ी स्टीप हैं और इसके कारण यहाँ पर रह पाना तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पर लेस नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो माउंटेन एरिया में रहते हैं। लेकिन जो प्लेन एरिया है, जैसे कि हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं और हम बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि जो प्लेन एरिया होते हैं वो बहुत ही सूटेबल होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। क्यों?
क्योंकि जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ की सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है। फर्टाइल होने का रीज़न यही है कि जब भी कोई रिवर जो है वो माउंटेन्स से नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ कई डिपॉजिट्स लेकर आती है, कई सेडिमेंट्स लेकर आती है। उन सेडिमेंट्स को जब ये प्लेन रीजन्स में ये डिपॉजिट करती है तो उस प्लेन रीजन की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ईजीली पॉसिबल है और काफ़ी इंटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ पर पॉसिबल है। सो यहाँ के रीजन के साथ भी यही हो रहा है कि जो ये पूरा का पूरा प्लेन रीजन है उसकी सॉइल काफ़ी फर्टाइल है। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। यानी कि इस रीजन का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। इसके साथ साथ एक रीज़न मतलब इसका यही एक कारण है कि यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर यहाँ पर कोई 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, सो इस एरिया में रहने वाले लोगों की जो नंबर होंगे या संख्या होगी उसको आप कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द रीजन। ओके, और इस पर्टिकुलर प्लेन रीजन की जैसे कि हम जानते हैं कि यूपी बिहार से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न की बात की है। सो क्रॉपिंग पैटर्न में जो मेन क्रॉप्स हैं, पैडी क्रॉप्स यहाँ पे देखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि पैडी क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन है उसको सफिशिएंट वाटर की रिक्वायरमेंट है, और जो पैडी क्रॉप्स होती हैं वो उसी एरिया में ग्रो की जाती हैं जहाँ पर के रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो, राइट। सो यहाँ पर भी हमारे इस रीजन में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारी सॉइल काफ़ी फर्टाइल है और वाटर रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो ही रही हैं। सो यहाँ पर पैडी क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स जो है वो बहुत बाकी सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका यहाँ पर हम ग्रोथ करते हैं, एग्रीकल्चर इनका यहाँ पे होता है। कैश क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुगर केन और जूट जो है उसका काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसी प्लेन रीजन के कुछ एरियाज़ में बनाना प्लांटेशन भी होता है। ओके, सो शुगर केन हो गया, जूट हो गया, बनाना प्लांटेशन हो गए। फिर इसके अलावा वेस्ट बंगाल और असम में चाय दैट इज टी, इसका प्लांटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। बिहार और असम के रीजन में हमको सिल्क का भी कल्टीवेशन देखने को मिलता है। ओके, ये तो बात हो गई पूरे इनके एग्रीकल्चर की। इसके बाद अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी हाईली वेराइटेड है, बहुत ज़्यादा वैरायटी में देखने को मिलता है। किस तरीके से? तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज होते हैं जिसमें कि टीक होता है, साल और पीपल होता है। इसके साथ साथ थिक बैम्बू ग्रोव्स होते हैं। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र प्लेन में। डेल्टा एरिया का जो रीजन है वहाँ पर आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में कोनीफेरस ट्रीज होते हैं जैसे कि पाइन हुआ, देवदार हुआ, फिर हुआ। ठीक है, अब ये जो कोनीफेरस ट्रीज होते हैं जैसा कि हमने बात करी थी नेचुरल वेजिटेशन के चैप्टर में, उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी। ये उन्हीं रीजन्स में पॉसिबल है जहाँ पर क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा कूल होता है और स्लोप जो होते हैं वो स्टीप होते हैं। स्लोप स्टीप होने का रीज़न यही दिया गया है कि कोनीफेरस ट्रीज जो होते हैं उनके जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उसमें पानी कभी भी ठहरना नहीं चाहिए। तो अगर वहाँ पर पानी ठहरेगा तो वो उनके लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अदरवाइज कोनीफेरस ट्रीज को अगर आप किसी स्टीपी या स्टीप स्लोप वाले रीजन में रखते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वहाँ से निकल के उनके रूट्स तक पहुँचेगा और उसके बाद कोनीफेरस ट्रीज की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ओके, सो इस रीजन में हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, बैम्बू ट्रीज भी दिख रही हैं, कोनीफेरस ट्रीज भी दिख रही हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी दिख रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें। और क्योंकि फिर यहाँ पर आपके नेचुरल वेजिटेशन या आप कह लीजिए फॉरेस्ट में वैरायटी है तो वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, डियर हैं, मंकी हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। एक यहाँ की जो स्पेसिफिक वैरायटी काफ़ी स्पेशल होती है वो कहलाता है वन हॉर्न राइनोसॉरस, जो कि ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमको देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे एक होता है वन हॉर्न राइनोसॉरस जो कि हमको ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने को मिलता है।
इसके बाद एक्वेटिक लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेटिक लाइफ भी यहाँ पर फ्रेश रिवर वाटर्स की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में है। मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज़ ऑफ फिशेस जो बताई गई हैं वो हमको बताई हैं रोहू, कतला और हिल्सा। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी में आती हैं। इसके अलावा इस रीजन में अब कुल मिला के बात हो गई एग्रीकल्चर कैसा है, हैबिटेट्स कैसे हैं, फूड हैबिट्स क्या हैं, वाइल्ड लाइफ कैसी हैं, फिशरीज़ कैसी हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आज की डेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर उनकी बात करें, जैसे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात आती है ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पर ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके हैं। ओके, जो प्लेन एरियाज हैं हमारे, वहाँ पर रोडवेज और रेलवेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी एफिशिएंटली जो हैं डेवलप किए गए हैं, जिसके थ्रू आपका एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग हो गया है। वाटरवेज जो हैं वो भी अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। कोलकाता की अगर हम बात करें, सो कोलकाता इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट राइट ऑन द रिवर हुगली। हुगली रिवर पर जो कोलकाता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्ट है हमारे लिए। इसके साथ साथ प्लेन एरियाज़ जो हैं डेवलप हुए हैं, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये बात हो रही है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की। अब क्योंकि धीरे धीरे इनका ट्रांसपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है इन रीजन्स में, सो यहाँ पर लोगों का पहुँच पाना भी आसान हो रहा है। सो जिसके कारण यहाँ का टूरिज़्म भी जो है वो अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और क्योंकि हम बात करें कि भाई यहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत वैरायटी के हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ भी हैं, एक्वेटिक लाइफ्स भी हैं, तो इसके साथ साथ जो टूरिज़्म है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पुश मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ मेनी थिंग्स। जिसमें सबसे पहले तो हमारा इसी बेसिन की अगर हम बात करें तो ताजमहल आ जाता है यमुना रिवर के बैंक्स पर, जो कि आगरा में सिचुएटेड है। इलाहाबाद का अपने आप में एक आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है ड्यू टू दी रिवर गंगा यमुना। इसके अलावा आपका जो उत्तर प्रदेश और बिहार है, यहाँ पर काफ़ी सारे बुद्धिस्ट स्तूप्स हैं, जिनके कारण कि इन रीजन्स का जो टूरिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और लखनऊ वगैरह की अगर हम बात करें तो लखनऊ के रीजन में जैसे इमामबाड़ा हो गया, ये बहुत सी ऐसी जगहें हो गई, इनके कारण जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रोमिनेंट है राइट। सो ऑल्दो यहाँ पर पूरे तरीके से हमको यही बताया गया है कि हमारे जो ये 2 रीजन्स हैं, जैसे हमने बात करी अमेज़न बेसिन की और यहाँ पे हमने बात करी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, तो हमको ये देखने को आया है कि इनके जो आप कह सकते हैं इनकी जो क्लाइमेट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं, या फिर वहाँ के रहने वाले लोगों का जो भी बिहेवियर है, हैबिटेट्स हैं, वो किस तरीके से उनको अवेलेबल हुए हैं, उन्होंने उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया है। आज के डेट में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट भी वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में भी हमने इस चैप्टर में देखा। सो इसी के साथ हमारी NCERT का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।